बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्पोर्ट्स में तमाम नाज़रीन को खुशामदीद। और आज इस हफ्ते का हमारा पहला शो है और क्रिकेट की बातचीत हम करेंगे, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सीरीज़ भी चल रही है, वनडे सीरीज़ चल रही है। उसके अलावा भी इंडिया भी सीरीज़ खेल रही है न्यूजीलैंड में। इंग्लैंड जो है वो इस वक्त वेस्ट इंडीज़ का टूर कर रही है, तो काफ़ी क्रिकेट हो रही है, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। उसके अलावा मतलब मैदान से बाहर भी जो है काफ़ी इशूज़ चल रहे हैं। सरफराज अहमद पाकिस्तान के कप्तान, उन पर 4 मैच की पाबंदी लगा दी गई है आईसीसी की तरफ से। वो जो इंसिडेंट हुआ था डरबन में उसके ऊपर, और क्रिकेट बोर्ड ने उस पर एक बयान जारी किया, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। ग्रेड 2 क्रिकेट चल रही है, उस पर भी आज हम बात करेंगे, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इतनी अहमियत नहीं दी जाती ग्रेड 2 क्रिकेट को जितनी देनी चाहिए। और T20 के लिए टीम अनाउंस हो गई, और एज़ यूजुअल जैसे होता है कि जब एक टीम अनाउंस होती है तो कुछ लोग सेटिस्फाइड है, कुछ लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो बहरहाल ये एक सिलसिला चलता रहता है। और फिर लास्टली इमामुल हक ने सेंचुरी की थर्ड वनडे में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। और उस सेंचुरी से ज़्यादा जो है जो इशू बना और सोशल मीडिया पे जो बात काफ़ी डिस्कस हुई, वो थी उनका गेस्चर सेंचुरी करने के बाद जो उन्होंने अपने क्रिटिक्स के लिए, अपने क्रिटिक्स को उन्होंने बेसिकली कहा कि चुप रहो और ज़्यादा मत बोला करो। तो हम अपने गेस्ट से बातचीत करेंगे इन सारे मामलात पे। हमारे गेस्ट जो है आज, एक हमने ऐसी शख्सियत को इन्वाइट किया है जो अपने वक्त में उनको कहा जाता था कि मुझे नहीं पता ये मतलब किस तरह से इसको मैं कहूँ, लेकिन चले इतना कह देता कि इनको कहा जाता था पाकिस्तान का इयान बोथम। और इमरान खान इनके बड़े टैलेंट के शदाई थे और बड़ा इनको मतलब बैक करते थे। मैं बात कर रहा हूँ मंजूर इलाही की। मंजूर, वेलकम टू जी स्पोर्ट्स। और मंजूर की ख़ास बात यह है कि इनके 2 भाई सलीम इलाही और ज़हूर इलाही, इन्होंने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। तो 3 भाई, यानी कि ये भी एक है कि एक ही फैमिली के 3 भाइयों ने पाकिस्तान की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, टेस्ट क्रिकेट खेली। और उनके साथ एक हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्रिकेट राइटर है और एनालिस्ट हैं, क्रिकेट के बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं। इनको आप दूसरे चैनल्स पे भी देखते हैं। शायद हाशमी की मैं बात करूं, शायद वेलकम टू जी स्पोर्ट्स। सबसे पहले तो मैं जो आप लोग से पूछना चाहूँगा कि ये जो इमाम वाला केस था, सरफराज वाले पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन ये जो इमाम वाला केस था, ये मंजूर क्या वजह नेसेसरी जो इमाम ने जो इशारा किया 100 करने के बाद? कोई ज़रूरी तो नहीं है बातें करने का। आपने 100 कर लिया है, सारा आदमी आपको देख रहा है, यू परफॉर्म वेल, और क्या चाहिए आदमी को। तो अपना ये जैसे बंदा को बनाना को अच्छा नहीं लगता, मतलब अखलाकी तौर पे भी आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यू आर द एम्बेसडर ऑफ द कंट्री। तो मेरा नहीं ख्याल है कि ये चीज़ें करनी पड़ी आपको। लोगों ने देख लिया, आपने 100 किया, जिन्होंने जो बातें की या नहीं की, जो भी है वो सबको पता चल गया, ही परफॉर्म वेल। बिल्कुल। शायद क्या मतलब, डू यू थिंक कि जो इमाम पे इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है जब से उसने डेब्यू किया लास्ट ईयर से, इस बात को लेकर कि वो मतलब इंज़मामुल हक के मतलब उनके चचा है, उसको लेकर क्या वो चीज़ उसको फ्रस्ट्रेट कर रही है जिसकी वजह से इस तरह से उसने शो किया अपने फ्रस्ट्रेशन को? यकीनन कर रही है। और बार बार जब भी वो परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म नहीं भी करते, इंज़मामुल हक का नाम ज़रूर आएगा जब भी वो सिलेक्ट होंगे। इस दफ़ा उन्होंने न्यूजीलैंड की सीरीज़ के 3 टेस्ट मैचों में 5 इनिंग्स में सिर्फ 73 रन बनाए थे। तो उनका जब सिलेक्शन हुआ साउथ अफ्रीका के टेस्ट सीरीज के लिए, तो उस पर बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ। लोगों ने कहा कि ये 3 टेस्ट मैचेस में बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। वहां जाकर भी उसने 3 टेस्ट मैचों में 250 बनाए, लेकिन ओवरऑल तो नाकाम ही रहा। वनडे का ही इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। हम जब पिछली दफ़ा मिले थे तो मैंने आपसे यही कहा था कि उसमें पोटेंशियल है, रिजॉल्व है। उसने जो आयरलैंड की इनिंग्स खेली थी, जितवाया था मैच, फिनिश करके आया था, उससे साबित हुआ था कि उसमें प्रॉमिस है। लेकिन फिर वही बात मैं कहूँगा कि कॉन्फिडेंस और एरोगेंस में एक बड़ी थिन लाइन होती है। वो अभी तक एरोगेंस वाली लाइन पे है। लेकिन शायद मतलब पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री अगर हम देखते हैं तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। जब भी हमने देखा है कि मतलब ऐसे प्लेयर्स खेले हैं जिनकी कोई रिलेटिव जो है ऑलरेडी खेल चुके हैं पाकिस्तान से या किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, तो हमेशा ये बात तो होती है कि शायद ये इसलिए सेलेक्ट हुआ क्योंकि इनके रिलेटिव जो है वो मतलब की पोजीशन पे है। फैसल इकबाल एक मिसाल है। और फैसल इकबाल की तो मैं एक बात, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मैं देख रहा था कि फैसल इकबाल को जिस वक्त खिलाया गया था, वो खेले थे, उनका फर्स्ट क्लास मैच था गालिबन, एंड दैट वाज अगेंस्ट अ 3-day टूर मैच अगेंस्ट श्रीलंका इन कराची। मतलब उनका फर्स्ट क्लास था जी, मैच खेला। तो फैसल है, बजीद खान है,
और भी मिसालें, मुदस्सर नज़र है, मिसालें बहुत हैं हमारे पास। आप भी थे उस सीरीज में। 98 में जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो 3 डे मैच में कराची में फैसल ने बड़ी अच्छी बैटिंग की थी और मार्क वॉ ने उसकी तारीफ की थी। फिर 2002 में ऑस्ट्रेलिया से जब हम न्यूट्रल वेन्यू सीरीज खेलने गए तो दोनों इनिंग्स बड़ी अच्छी फैसल ने खेली थी। लेकिन हमेशा फैसल के साथ यही रहा कि जावेद मियांदाद का भांजा है, जावेद। इसी तरह सचिन तेंदुलकर कितना ग्रेट प्लेयर है, उसका बेटा अर्जुन जब भी खेलेगा इंडिया से उसका नाम दिस इज समथिंग, मतलब आप ये कह रहे हैं शायद कि दिस इज समथिंग दैट इमाम हैज टू लिव विद होता है। और प्लेयर का सबसे बड़ा वो जो जवाब होता है वो ये होता है कि वो अपने बल्ले से, और अगर बॉलर है तो विकेटों से उसका जवाब दे। क्योंकि इमाम का अगर मैं वनडे का रिकॉर्ड देखता हूं तो इट्स लाइक मतलब जबरदस्त है। उसका 63 का उसका एवरेज है, 60 बल्कि, हाँ ये राइट, उनका एवरेज भी बहुत अच्छा है, 63.64 का एवरेज है उनका। ही इज गॉट 500s 550s और अभी वो सिर्फ 20 मैच खेले हैं, फास्टेस्ट, सेकंड फास्टेस्ट 300 जो है जिम्बाब्वे में है, लेकिन फिर भी जिम्बाब्वे जाकर परफॉर्म करना बहुत अच्छा। उस प्लेयर में प्रॉमिस है, वो फिनिश करना जानता है। और कल वो जल्दी आउट हो गया, ऐसे नॉट आउट जाता तो बड़ी अच्छी उसने 2 इनिंग्स खेली जब जो वो जिसमें गेस्ट उसने शो किया उसमें भी मंजूर ये था कि जब वो गेस्ट शो करने का 100 करते ही जो जल्दी आउट हुआ तो सोशल मीडिया पे काफ़ी लोगों ने उसको इस पर क्रिटिसाइज किया, या तुम्हें अपने इनिंग्स की पड़ी हुई है, टीम तो हार गई और तुम्हें तो मतलब कैरी ऑन करना चाहिए था टिल द एंड। तो एक चीज़ तो ज़रूर है मंजूर कि जिस वक्त आप खेलते थे उस वक्त को लेकर आप इस पर प्रेजेंट डे की अगर हम बात करते हैं तो प्रेजेंट डे में बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ऑफिशियल्स अंडर स्क्रूटिनी रहते हैं। आप लोग के वक्त में तो एक अखबार होते थे या चंद एक टीवी चैनल होते थे तो इतना नहीं होता था, लेकिन अब बड़ा एडिड प्रेशर आ गया है कि आम जो क्रिकेट का फ़ैन है वो अपने वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है सोशल मीडिया पे डिफरेंट तरीके से। फिर टीवी चैनल्स इतने आ गए हैं, अखबारात भी बढ़ गए हैं, तो थोड़ा सा आई थिंक प्लेयर पे ज़्यादा प्रेशर आ गया। नहीं वही भाई, इस तरह प्रेशर आप लेने की बात है। अगर आप जो अच्छा काम कर रहे हैं तो करते चले जाएं। अब जैसे अभी आपने बात की है कि उसको अच्छा फिनिश करना चाहिए, तो आपने अपने आप को वहाँ पे रखें। जो आप स्पोर्ट्स में हैं, ग्राउंड में है तो ग्राउंड में रहें, बाकी बातें भूल जाएं। क्योंकि अगर आप उसमें शामिल होंगे तो आपका सारा एटीट्यूड और आपकी थिंकिंग वो सारी उधर चली जाएगी। तो मैंने किसी को गिराने के लिए 4 घंटे लगाने हैं तो मैं अपने आप को उठाने के लिए 2 घंटे क्यों ना लगाऊं? तो आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो और लोग खुद भी कहेंगे नहीं यार आया बच्चे ने इम्प्रूव किया और ये कैपेबल है इस टाइम बंदा। और मंजूर मैं समझता हूँ कि जब जो कप्तान होता है या कोच होता है या इवन चीफ सेलेक्टर होता है, देयर इज ऑलवेज दैट एलिमेंट कि उसकी एक प्लेयर की उसको खास पसंद होती है, वो उस पर ज़्यादा ट्रस्ट होता है उसको प्लेयर पे, तो वो उसको ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए क्योंकि जो लोगों का कहना है, जो लोग कहते हैं वो ये कहते हैं कि जी बात ये नहीं है कि इमाम अच्छा प्लेयर नहीं है, बात ये है कि जिस पर उसको सेलेक्ट किया गया उससे ज़्यादा डिजर्विंग प्लेयर मौजूद थे डोमेस्टिक में और उनको चांस नहीं मिला, इमाम को मिला। इंटरेस्टिंगली मैंने चेक किया, खुर्रम मंजूर का मैंने रिकॉर्ड चेक किया टेस्ट का, तो शायद ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। वो 16 टेस्ट मैचेस खेला है, लेकिन उसका जो स्पैन है 16 टेस्ट मैचेस का वो 2009 से स्टार्ट होता है फरवरी में और ख़त्म होता है अगस्त 2014 में, यानी कि नियरली 5 years ही उसको 5 साल में 16 टेस्ट खिलाए गए, जबकि उसके भी 750 है और 100 भी है उसका एक, मतलब ही प्रूव्ड हिमसेल्फ। अब दूसरी तरफ अगर हम इमाम को देखते हैं तो स्ट्रेट उसको 10 मैचेस का रन मिला है, तो इस पे लोग आई थिंक थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं कि आप इक्वल चांस दे सबको। हमने कंसिस्टेंटली प्लेयर्स को चांस नहीं दिया कि जिस तरह एक आपने एग्जांपल दी खुर्रम मंजूर की, उसी तरह की एग्जांपल समी असलम की भी है, उसी तरह की एक एग्जांपल फवाद आलम की भी है, उसी तरह की एक एग्जांपल शान मसूद को लगातार 3 टेस्ट कभी भी नहीं मिले। तो ये प्रॉब्लम रहा और इमाम इस मामले में लकी है। लेकिन अब जब से उसने वो चैटर बॉक्स वाला इशारा किया है, अब वो 2 ओपोनेंट्स के साथ ग्राउंड में उतरेगा, एक मीडिया और एक वो जो ओपोनेंट जिसके सही कह रहे हैं, मोर प्रेशर ऑन। लेकिन मंजूर जैसे मैं कह रहा था कि कप्तानों के कोचेस के अपने प्लेयर्स होते हैं जिन पर ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं। आप भी जब खेलते थे तो बड़ा एक डिबेट चलती थी कि भाई मंजूर को क्यों टीम में रखा गया है, मतलब क्या ये उस पाए का ऑलराउंडर है। आप 6 टेस्ट मैचेस खेले, 54 वनडे इंटरनेशनल खेले, बट इमरान हैड अ लॉट ऑफ मतलब कॉन्फिडेंस यू। और इमरान आप सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो आपने नुमाइंदगी की वो इमरान के टाइम में किया। बिल्कुल जी, इमरान खान के होते खेले हम लोग। तो असल में उनमें एक चीज़ देखी जाती थी, इमरान साहब ये करते थे कि कौन प्लेयर टीम के लिए खेल रहे हैं। ओके। तो इसमें 50 और 100 का फिक्र नहीं करते थे और ना में करते थे, वो स्टैट्स को नहीं देखते, वो कोई स्टैट्स को नहीं देखते। यार किस टाइम पे हमने ये बच्चे ने क्या किया, प्लेयर ने, और पाकिस्तान को जिताया या अपने लिए खेला है। ठीक है। तो ये 2 चीजें होती थी। जो अपने लिए खेल रहा है तो वो फिर वो अपने लिए कम ही खेलता था, वो पाकिस्तान के लिए जो खेलता था उनको कैरी ऑन रखते थे, तो अप्रिशिएट करते थे। इवन लास्ट हमने जो टेस्ट मैच जीता है बेंगलोर में, मेरे 18 रन थे, लेकिन वहां पर जरूरत थी 18 रन की, तो उसी पे हम मैच जीत गए, तो उसने अप्रिशिएट किया। शारजा में भी 1-2 इनिंग हुई ऐसी, परवाह नहीं कि 50 करना है नहीं करना, अपने टीम के लिए खेले, अप्रिशिएट करते हूँ।
लेकिन जब लोग कहते थे पोअर मैन्स इन पाकिस्तानी बोतम, तो कैसा लगता था? मैं डोंट माइंड, मतलब मुझे तो फखर होता था कि पुअर वर्डिंग और यूज की गई है, रिच मैन्स पोअर हाँ, आई डोंट माइंड दैट थिंग। लेकिन क्या होता है कि आपको अप्रिशिएट किया जा रहा है, अब आप उस पर आपके बारे में बात की जा रही है। हाँ, बात की जा रही है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, इंग्लैंड में मैं कोचिंग पहला लेवल किया, तो मुझे उनका जो इंचार्ज था जिम लव, उसने बॉल दिया कि बॉल करो, तुम लोग चीटिंग करते हो, रिवर्स स्विंग ये वो। मैं गिव मी योर बॉल, उसने बॉल दिया, मैंने उसको पूछ के बताया कि क्या करूं, आउट गोइंग ही होना था। बाद में मैं रिस्ट यूज की, इनकमिंग, उसने एक स्ट्रेट वे में ब्लडी पाकी। आई डोंट माइंड, उसको नहीं पता पाकी का मतलब क्या है। पाकी का मतलब नीट एंड क्लीन। तो मैं कही डू यू नो अबाउट द मीनिंग ऑफ पाकी? नो, मैं कही नीट एंड क्लीन। उसने हमारे जो अभी शाहिद असलम हमारे इंचार्ज है, वो आप नीट एंड क्लीन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर यूके में तो बायो समझा जाता है। बताना पड़ेगा ना, बताना पड़ेगा। मेरा आपका रिलेशन नहीं है तो मैं कैसे आपको बताऊंगा क्या चीज है, आपको रिलेशन बनाना पड़ेगा। तो उसमें फिर शाहिद को बुलाया, उससे पूछा कि व्हाट इज सेइंग, भाई राइट, द मीनिंग पाकी इज नीट एंड क्लीन, बट यू गिव स्वेयरिंग, वी डोंट माइंड। तो आपने उनका चेंज करना है माइंड, उनको बॉल करके दिखाए। बॉल भी मैंने उससे लिया, कुछ नहीं किया और करके दिखाया, देन वो इज हैप्पी का यार यू पीपल डू इट। खैर वो ज़माने क्रिकेट भी बड़ी डिफरेंट होती थी। सरफराज अहमद, बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है भाई। सरफराज के जो चाहने वाले हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, जब से ये आईसीसी ने अनाउंस किया कि उन पे 4 मैच का बैन लग गया, उसके बाद पीसीबी का एक, और ये बैन इसलिए लगा, आईसीसी ने मतलब बेसिकली कहा कि जो थर्ड वनडे था डरबन में, उसमें जो सरफराज ने कुछ रेसिस्ट टाइप के वर्ड इस्तेमाल किए जो नहीं किए जाते इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब वो अनइंटेंशनली किए, इंटेंशनली किए, वो एक अलग इशू है। लेकिन बहरहाल आईसीसी ने 4 मैच का बैन लगा दिया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीसीबी की जो प्रेस रिलीज आई, उसमें पीसीबी ने लिखा कि जी अटरली डिसअपॉइंटेड विद द आईसीसी डिसीजन। एंड में साथ में उन्होंने ये भी लिखा कि जी सरफराज विल रिटर्न होम इमीडिएटली और अंडरगो जो उनका एजुकेशन प्रोग्राम होता है जो आईसीसी ने कहा इनको करना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि अगर 4 मैच का बैन लगा है सरफराज पे, वो आपका परमानेंट कैप्टन है तीनों फॉर्मेट्स का, यानी कि 2 वनडे और 2 टी20 मिस कर रहा है, तो एक टी20 तो अभी बाकी है 6 फरवरी को, थर्ड जो टी20 था उसके लिए तो अवेलेबल था। तो शायद वाई दिस हेस्ट इन कॉलिंग हिम बैक, इज इट द राइट डिसीजन? बिल्कुल सही डिसीजन है मेरे हिसाब से, इसलिए कि 2 वनडे और 2 टी20 वो क्या करता है, टीम के साथ थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेता है, लेकिन उसके दिल में ये ख्याल रहता कि मैं बैन प्लेयर हूँ, मैं पता नहीं टीम में फिट भी हूँ या नहीं हूँ। तो पीसीबी ने सही किया डिसीजन। इसमें आईसीसी ने बड़ी मिस हैंडलिंग की इस पूरे उसकी प्रोसेस की। जब एक प्लेयर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, दूसरे वनडे में उसने प्रॉब्लम किया था, तो तीसरा वनडे उसे क्यों खेलने दिया? आप या तो उससे प्रोविजनली सस्पेंड करते या आप उसको कहते कि जी आप अगले मैच के लिए आप नहीं पढ़ा था कि पीसीबी ने ऑफर भी किया था आईसीसी को कि हम इसको बिठा देते हैं। पीसीबी ने भी ऑफर किया था, लेकिन आईसीसी ने इसको बड़ा मिस हैंडल किया। आईसीसी लीगल मामलात में फंस गया, इसलिए कि अगर आईसीसी यहाँ पे सजा नहीं देता तो ऑस्ट्रेलिया के डेरन लीमैन को 2003 में हुआ था, हर्षल गिब्स को 2007 में हुआ था रेशियल कमेंट पे। तो ये सारे मुल्क फिर ऑब्जेक्ट करते हैं कि आपने इस प्लेयर को क्यों छोड़ दिया, जबकि एक प्रेसिडेंस है सजा देने का। नंबर 2 ये कि क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने थोड़ा बहुत हिचर मिचर किया, थोड़ा बहुत बगैर उसके उन्होंने बगैर बताए थोड़ा सा ये प्रेशर डाला और 2 रुखी स्टेटमेंट दिया था फाफ डुप्लेसी ने। उसने एक तरफ से तो ये कहा कि हम फॉरगिव कर रहे हैं, बट वी कांट पुट दिस मैटर अंडर द टेबल, और ये वी टेक दिस ऑफेंस सीरियसली, लाइटली नहीं लेते। तो उन्होंने कहने बगैर कहे सारी बात कह दी थी कि अगर इसको सजा नहीं होगी तो हम फिर इसके ऊपर। लेकिन ये बात है मंजूर के, जब आपने एक बंदे को 3 फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया, 2 साल से वो कप्तानी कर रहा है, ऐसा क्यों है हमारे क्रिकेट कल्चर में कि अगर उस पर इस वक्त बैन भी लगा हुआ है तो एक वो कॉन्स्पिरेसी, एक थ्योरी चल रही है, कॉन्स्पिरेसी की मतलब बातें हो रही हैं कि क्या पता नहीं सरफराज वापस आएगा नहीं आएगा टीम में, अब इसकी जगह बनती है नहीं बनती है टीम में, वर्ल्ड कप जा पाएगा नहीं जा पाएगा। आप क्या समझते हैं कि मतलब जो इस पर 4 मैच का बैन लगा हुआ है, इज इट जस्ट 4 मैचेस या आपको लगता है वाकई कोई मतलब सिनेरियो के पीछे कोई खेल खेला जाएगा? आई डोंट थिंक ऐसा कोई प्रॉब्लम हो। लोगों की तो हर की अपनी लाइकिंग होती है, तो उसमें हम खराब भी करते हैं लोगों को, उसमें जो अच्छे समझते हैं वो अच्छा भी करते हैं। वो कंटिन्यू क्रिकेट खेलता आ रहा है, अच्छा बच्चा है, हमने देखा, खुद देखा उसको, साथ कोचिंग की है डिफरेंट वे पे, और देखा उसको, सुनता भी है, बातचीत करता है और पाकिस्तान के लिए लड़ने को तैयार है। तो कोई ऐसी मतलब मेरा नहीं ख्याल है कि उनको प्रॉब्लम हो, क्योंकि शुरू से चलते आ रहे हैं साथ। अभी टाइम बीइंग को प्रॉब्लम आया हुआ तो मलिक साहब आए हैं, तो उसके बाद दोबारा फिर कंटिन्यू कर सकते हैं। मुझे वही थी राशिद लतीफ़ पार्ट 2 लग रहा है। आप
जाहिर है उस वक्त 2003 2003 वाला पार्ट 2 लग रहा है, इसलिए कि आज की कुछ इत्तलात हैं जो अनकन्फर्म्ड हैं कि कुछ प्लेयर्स ने इंजमाम में हमें सरफराज के रवैये से शिकायत थी। उनमें हसन अली और मोहम्मद आमिर हैं। और आपने देखा होगा कि फील्ड में सरफराज का रवैया बहुत सख्त होता है। न्यूजीलैंड की सीरीज जो इस साल जनवरी में लास्ट साल हुई थी, लास्ट ईयर, उसमें हसन अली ने एक दफ़ा जब सरफराज ने उसको डांटा, जाते हुए सरफराज उसके पास गया, उसने उसकी बात सुनी करके वो चला गया। वो सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी चीज़ आई थी। तो ये एक झटका है। अच्छा, आज जो एक शोएब मलिक के हवाले से एक चल रहा है सोशल मीडिया पे, शोएब मलिक ने ये कहा कि मतलब मुझे कप्तानी करनी है इस वक्त, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मैं कप्तानी कर रहा हूँ और मेरा काम ये होता है कि मैं इंश्योर करता हूँ कि ड्रेसिंग रूम में किसी पे प्रेशर ना डाला जाए। Isn't that a significant sentence? अगर शोएब मलिक ये कह रहा है, उसका मतलब ये है कि क्या प्रेशर डाला जा रहा है? इन बिटवीन द लाइंस उसने बात कह दी। और कल मुझे कोई ये कह रहा था कि जब सरफराज को कप्तान बना रहे थे 2017 में अजहर को हटा के, तो उस वक्त भी शोएब से पूछा था कि क्या आप रेडी हो वनडे की या लिमिटेड ओवर्स की कैप्टनसी करने, तो उसने कहा नहीं, मैं वर्ल्ड कप 2019 तक खेलना चाहता हूं। लेकिन पाकिस्तान है, पाकिस्तान के कल्चर में अगर किसी प्लेयर को कैप्टनसी मिल रही हो प्लेट में रखी हुई, मेरा ख्याल है कि वो मना नहीं करता। आज वसीम अकरम ने भी इस पे बात की, और वसीम अकरम ने क्या इस पे बात की वो भी हम आपको थोड़ा सा भी क्लिप सुनवाएंगे। लेकिन साथ साथ में शायद यू फील के दिस कुड बी प्रॉब्लम फॉर सरफराज, मतलब अ बिग जोल्ड फॉर सरफराज। और मैंने जैसे कहा ना कि मुझे राशिद लतीफ़ का जो 2003 में हुआ था वो शायद लॉन्ग टर्म देखना है, शॉर्ट टर्म हमने देखना नहीं है। अगर कोई है सरफराज की जगह तो बता दें क्या होगा वर्ल्ड कप के बाद अगर आप शोएब को ही बना देते हो फॉर इंस्टेंस। आई हैव नो प्रॉब्लम, बट होगा क्या? शोएब विल रिटायर, दैट्स व्हाट ही सेड। जब आप बुरा खेलते हो, कोच आपको झिड़केगा या सख्त जुबान कभी यूज करता है, इट्स पार्ट ऑफ हिज जॉब। वो आपको लोरियां तो सुनाएगा नहीं, आप 3 मैच आ रहे हो 3-0, सो वो बात ड्रेसिंग रूम से निकलना इज नॉट अ गुड साइन। बिल्कुल वसीम अकरम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि आपने अगर वर्ल्ड कप 2019 तक शोएब मलिक को कप्तान बनाना ही है, तो फिर उस वर्ल्ड कप 2019 के बाद भी फिर आप दोबारा ढूंढोगे कि हम नया कप्तान ग्रूम करें या वापस आप सरफराज की तरफ जाओगे। तो लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो तो वसीम का ओपिनियन है ना। व्हाट्स योर ओपिनियन? यू फील समथिंग इज मुझे गोइंग फियर ऑन लग रहा है कि हाँ बहुत कुछ हो रहा है। कल 2 कमेंटेटर्स ने, रमीज राजा ने भी और ग्रैम स्मिथ ने भी शोएब मलिक की कप्तानी की तारीफ की। रमीज मे नॉट बी न्यूट्रल बट ग्रैम स्मिथ इज 100% न्यूट्रल। उसका कोई नथिंग। I'll get back to you शायद एंड मंजूर इलाही। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा, इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स। हमारे साथ मंजूर इलाही और शाहिद हाशमी है। शायद जो सरफराज की हम बात कर रहे हैं, यू फील देयर कुड बी सम प्रॉब्लम फॉर हिम, बट डू यू फील कि क्या रियली क्रिकेट बोर्ड ऐसा इकदाम कर सकता है कि कप्तान चेंज करें? होना नहीं चाहिए, लेकिन आप और हम साथ साथ क्रिकेट कवर करते रहे। 2003 वर्ल्ड कप, वसीम अकरम, वकार यूनुस कप्तान, 2007, 2011, 2015, फिर मिसबा और शाहिद आफरीदी। तो हर वर्ल्ड कप से पहले हमारा 2003 का जो आप राशिद का इंसिडेंट बता रहे हैं, उसमें ये था कि वो 5 मैच का बैन लगा, लेकिन उसका राशिद सेलेक्ट हुआ था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। देन ही लेफ्ट हिमसेल्फ। बिल्कुल, उसने कहा कि जी मुझे अब नहीं फर्दर खेलना, तो फिर इंतजाम ने कप्तानी की। उसको ये महसूस हो गया होगा कि वो डिसलाइक्ड है टीम में, वो उसको वेलकम नहीं किया जा रहा। तो हो सकता है उस वजह से उसने छोड़ दिया। और राशिद इस मामले में बड़ा पक्का था अपने उसूलों का कि अगर उसको अनवांटेड, वो कभी भी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं खेला, तो वो सोच रहा होगा कि मुझे अनवांटेड मैं क्यों जाऊं से खेलूं। मतलब बात वही है शायद कि जब बना दिया आपने कप्तान 3 फॉर्मेट्स का, 4 मैच का, ठीक है बैन लगा हुआ है, लेकिन आई डोंट नो, मतलब अब कोई सेंस नहीं बनता आप कप्तान अभी चेंज करो। वर्ल्ड कप से पहले होना नहीं चाहिए, मतलब होना नहीं चाहिए, लेकिन सेंस ऐसा कुछ स्मेल आ रही है कि शायद अब बहुत मुश्किल हो गया। जो रवैया सरफराज का क्रिकेट ग्राउंड्स पर था, बहुत ज़्यादा बोल रहा था। और जब आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आप अगर अकेले ये शो करना शुरू कर दें तो एक आध गलती हाथ से भी निकल जाएगी। वो निकली उससे, और वो एक उसके लिए बहाना बन गया बैन का भी। और पता नहीं आगे उसके साथ क्या होगा। अगर विजडम प्रिवेल्स तो नहीं होना चाहिए ऐसा, इसलिए कि वो आपकी टीम को लेके चल रहा है, 2-2.5 साल से आपका कप्तान है। और बिफोर द वर्ल्ड कप आप इतना बड़ा मेजर डिसीजन ले भी नहीं सकते। लेकिन अगर यहाँ पाकिस्तान सीरीज जीत गया परसों, फिर T20 में भी अच्छी परफॉर्मेंस हो गई, तो पाकिस्तान में ये कल्चर बदलते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगती। और एक मैं पढ़ रहा था कोट राहुल द्रविड़ का, उसने बड़ा अच्छा कोट दिया। उसने कहा कि जब एक प्लेयर आता है और जब उसको सक्सेस मिलती है, पैसा मिलता है, फेम मिलती है, कहना है जो सबसे डेंजरस चीज़ ये होती है कि उसके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं
वो वही बात करते हैं जो वो सुनना चाहता है, और ऐसी लोगों से बचना चाहिए अगर आपने लंबा कैरियर अपना रखना है तो। बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, बहुत अच्छी एंड आई थिंक दैट इज़ द प्रॉब्लम विद सरफराज ऑल्सो। आई थिंक उनको थोड़ा सा इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ही इज़ पाकिस्तान कैप्टन एंड ही नीड्स टू बी मच मोर मैच्योर। और बहुत से प्लेयरों ने अगर ये बात मतलब मोहल्ले वाले माइंडसेट से निकलने की ज़रूरत है उसको अब। बिल्कुल निकलनी चाहिए थी, और कप्तानी में और साथ साथ पर्सनल परफॉर्मेंस में भी वो थोड़ा लैग कर रहा था। अभी हम तीसरे वनडे की बात कर रहे थे कि 204 जब आप डिफेंड कर रहे हैं तो आपको 10 की 10 विकेटें चाहिए। दूसरी टीम कभी भी 50 ओवर अगर खेल गई तो वो 204 आराम से बना लेगी। 29 for 3 वहां पे गलती हुई कि 51 रन की पार्टनरशिप लग गई, शादाब को नहीं कराई बॉलिंग। और दूसरा सबसे बड़ी बात मंजूर ये कि एक लोगों को ये भी बड़ा सवालत उठे हैं कि भाई जब सरफराज खेल रहे थे अंडर वकार, व्हेन वकार वाज कोच, तो बड़ा क्रिटिसाइज किया गया वकार को कि आप सरफराज को ऊपर नहीं भेजते बैटिंग करने के लिए। और अब वही चीज़ जब सरफराज के पास मतलब कॉल है तो हम देख रहे हैं कि वो नंबर 8 पे आ रहा है बैटिंग करने, अपने से ऊपर शादाब को भी भेज दिया बैटिंग करने। वो भी लोगों को थोड़ा सा वो हो रहा है कि भाई इफ़ यू आर द कैप्टन और आपकी अगर मतलब आपकी स्ट्रेंथ ये है कि यू कैन चेंज द मतलब गेम तो यू शुड कम अप। डेफिनेटली, मतलब आप लीडर हैं तो लीडर बन के रहें, आप पीछे सोचे ही ना। तो जब व्हेन यू स्टे द पिच तो सारा कुछ निकलना शुरू हो जाएगा। और आपको जब आप ऐसे प्लेयर हैं थोड़ा सा भी वहाँ पे स्टैंड करेंगे तो सब रनजें भी निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो एंड पे तो बचता ही कुछ नहीं है। अगर आपने 6-7 विकेटें गिराने के बाद आना तो क्या बचेगा आपके पास? नहीं, मैं समझता हूँ मंजूर, सरफराज को जो अल्टीमेट कॉम्प्लीमेंट आया था वो आया था इमरान से। जब ये चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल का हुआ था तो इमरान ने कहा था कि यार मुझे तो पता ही नहीं कि ये इतना फाइटर लड़का है ये सरफराज जो है। तो आई थिंक उससे ज़्यादा क्या कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इमरान के अंडर आप खेलें, आपको पता है इमरान की क्या नेचर है। मैं भी वही बात करके आता हूँ पहले भी की बात की, इमरान खान को तो सिर्फ एक चीज़ पसंद आती है, दिलेर है तो आप फैसले भी करेंगे और रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। तो ये करता था, इसको हमने डोमेस्टिक में भी देखा, अपनी टीम के लिए फाइटर, भागना, दौड़ना, सारी चीजें करता। दैट्स व्हाई सिलेक्ट द टीम। तो आप उस चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, जो आपकी प्रैक्टिस है उसी को अपनाना चाहिए, वरना मुश्किल हो मतलब जाएगा। जो उसके जो दिलेरी है, जो उसका एक जो नेचुरल गेम है, स्ट्रॉन्ग उस पॉइंट पे था रखना उसका। चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि मैंने ऑब्जर्व किया कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कुछ थोड़ा सा फियर ऑफ फेलियर आ गया में, पर्सनल ग्राउंड पे भी और टीम के भी लेवल पे। श्रीलंका से जो पाकिस्तान 2 टेस्ट 2017 में हारा, वो पाकिस्तान को नहीं हारने चाहिए थे। उससे पाकिस्तान की टेस्ट की प्रोग्रेस Tactical उसमें mistakes हुई ना शायद। सबसे बड़ी Tactical टेक्टिकल mistakes मिस्टेक ये हुई कि वो ये समझे जहाँ कि spinner श्रीलंका खिलाना चाहिए 4 था, स्पिनर आप लेके खिला आया रहे थे, है हाँ। तो आप कहीं 4 स्पिनर के नरगे में ना आ जाओ। आपने एक स्पिनर खिलाया पहले टेस्ट में, जब आप दूसरा स्पिनर खिलाने दूसरे टेस्ट में गए तो वहां आपसे गलती हो गई। आपने दोनों टेस्ट हार दिए सिर्फ थोड़ी सी फियर ऑफ नहीं, बल्कि दूसरे टेस्ट में भी नहीं खिलाया दूसरा स्पिनर, उसमें भी एक ही खिलाया उन्होंने, जबकि वहां पर भी जरूरत थी कि आपको 2 स्पिनर्स खिलाना चाहिए था। वो डे नाइट टेस्ट मैच था। लेकिन आई थिंक देखें सरफराज का बहरहाल बात यह है कि एक चीज़ तो है उसको जो सबसे बड़ी जो उसके तरफ चीज़ है वो ये है कि एज इज़ ऑन हिज साइड, ही इज़ यंग, ही इज़ गॉट अ लॉन्ग फ्यूचर एड ऑफ हिम। दिलेर प्लेयर वो है, हमें पता है कि वो दिलेरी मतलब दिलेर प्लेयर है, जैसे मजूर ने कहा कि वो कर सकता है रन। थोड़ा सा बस मुझे फील होता है कि ही नीड्स टू नाउ जस्ट मैच्योर अ बिट, ग्रूम हिमसेल्फ, और थोड़ा उसको अब ये बस जहन में रख लेना चाहिए कि यार मैं अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और ये फजूल का जो हर वक्त बोलना और मतलब लोगों को कसना आवाज़ें ये वो विच गॉट हिम इनटू ट्रबल, ये चीज़ अब खत्म करनी पड़ेगी। प्लेयर भी थोड़ा डिसहार्टेड, हाँ, थोड़ा सा प्लेयर्स के साथ प्लेयर भी थोड़ा सा डिसहार्टेड होते हैं कि जब उनका कप्तान भरी फील्ड में स्टंप माइक में उसकी आवाज आ रही है, जैसे अजहर अली वाला जो इंसिडेंट अजहर अली वाला 3rd टेस्ट में कि उसको मेलकम मार्शल बॉल करा भी दो, तो उससे थोड़ा इंसल्टिंग फील करता है प्लेयर। और वो अच्छा करता है, वैसे धोनी भी यही है, धोनी भी बहुत आवाजें लगाता है, लेकिन धोनी दूसरे करता है। हाँ, और फिर धोनी में और दूसरे प्लेयरों में बड़ा वास्ट डिफरेंस है उनकी सीनियरिटी में। हाँ, ये बात तो है, ये बात है। अब मंजूर अगर एक कॉलर है उसको ले लेते हैं, रियाज साहब हैं कराची से। जी रियाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर बात यह है कि सबसे पहले तो इमाम उल हक ने जो इशारा किया ग्राउंड के अंदर, उन्हें अपने बैट से जो है करना चाहिए इशारे, जो है ये क्या मैसेज दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं और ये अच्छा मैसेज नहीं है। ये ठीक है इनके मामू जो है वो सिलेक्टर हैं, लेकिन कल वो सिलेक्टर नहीं रहेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि यही मीडिया है, यही मीडिया जो है आपको हीरो बनाता है और यही मीडिया सच और हक की बात करता है। मीडिया का कोई भतीजा या भांजा टीम में नहीं है, तो ठीक है। इस चीज को इमाम उल हक जरा देखें। सेकेंडली सरफराज नवाज ने सरफराज अहमद ने अगर गलती की है तो अपने उन्हें ख्याल करना चाहिए, क्योंकि वो शुएब भाई ने कहा था ना कि आप नाज़िमाबाद के कप्तान नहीं पाकिस्तान के कप्तान हैं, तो इस तरफ उन्हें जरा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब पाकिस्तान का आदमी कैप्टन होता है तो और फिर इस टाइम उन पे इस तलवार लटक रही है उनके सर पे,
क्योंकि कप्तानी जो है वो ठीक है रियाज साहब, ठीक है, आपका पॉइंट हम समझ गए, बिल्कुल वही हम बात कर रहे थे। मंजूर, यही बात हो रही थी कि आपसे मैं इसलिए खास करके पूछ रहा हूँ क्योंकि यू प्लेड इन एट अ टाइम जब इमरान उरूज पे था अपने, और उसने टीम बनाई, नए प्लेयर्स लेके आया। इमरान में क्या खास बात थी एज अ कैप्टन, मतलब व्हाट, क्या चीज़ उसको डिफर करती थी बस दूसरों एक से? चीज का फर्क था कि वो अपने प्लेयर को नहीं गिरने देता था। ओके वो 6 चौके खा लो लेकिन सर उठा के चलो, ओके, अगले बॉल पे भी आप आउट कर सकते हैं, डरने की जरूरत नहीं है, गेम है। लेकिन फियर ऑफ फेलियर नहीं था ये उसके अंदर। बिल्कुल नहीं था। हार जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लड़के हारो। तो जब आप लड़ने जाएंगे तो ज़ाहिर पे जोर लगाएंगे तो जीतने की तरफ जाओगे। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए कि हमें ये फिक्र नहीं होता था कि अगर हार गया तो कप्तान क्या कहेगा, वो यार लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो वो हम ले भी जाते थे मैच को, पूरे मैच को ले। अब देखें शारजा में एक दफ़ा हम मैच हारे थे 1985 में, उसके बाद कोई ना कोई ऐसा रिकॉर्ड कर देता था, मियां आसिफ छक्का मार दिया, कोई मेरे से रन हो गए, वकार ने आउट कर दिया, आकब ने आउट कर दिया, वसीम ने काम दिखा दिया। तो मेरा ख्याल 10 साल उन्होंने टीम पे वहाँ पे भेजना छोड़ दी। लेकिन वो दिलेरी काम आती है सारी, और एक क्रिकेट गेम ही दिलेरी की है। तो मतलब बहुत जगह मिलते थे इंडियंस को भी, सीनियर प्लेयर भी मिलते थे, गावस्कर जैसे बंदे चेक करते थे, यार तुम क्या चीज़ हो। मैं कहा सर आप जैसा हूँ, छक्के बड़ी जोर से मारते हो, मैं तो मशहूर क्या डिफरेंस है। मैं कहा सर मैं टीम के लिए खेलता हूँ, अपना डर नहीं होता, आउट होना नहीं होना। कहते यार ये आपने बड़ी बात कर, मतलब आपको कप्तान बैक कर रहा है बस कि गिव 100%। जीतना है, हमने जीतना है, जैसे भी आपने जीतना है। ठीक है, फाइट करो अपनी, मेहनत ज्यादा करो। इसमें थोड़ा सा फर्क क्या आ रहा है, हम लोग ना स्टैक्स में पड़ गए यार। किसमें? स्टैटिक्स में पड़ गए कि यार मैं आउट ना हो जाऊं, मैं इतने रन कर लूं, मैं ये कर लूं, तो उसमें आप लैक कर जाते हैं। ठीक है, नेचुरल जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी पे आप मुकाबला करें। ठीक है, अगर आप नेचुरल को छोड़ गए तो आपकी टाइमिंग भी चेंज होगी, तो आप सरंदे भी नहीं होगी, तो फेलियर की तरफ चले जाएंगे आप। ठीक, आप अटैक कर रहे हैं तो अटैक करते रहो। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ है। कौन साहब, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ, इब्राहिम खान। जी जी जी, क्या पूछना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से? जी 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 जी, फरमाइए। जो टीम की तरफ से खेला है। जी जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप? वहीद भाई, मैं शेख ने अच्छे कप्तान है, अच्छी कप्तानी की उन्होंने मैच में, उन्हें अंडर चांस भी लेकर वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पूछते हैं अपने एक्सपर्ट से। एक और कॉलर हमारे साथ, ये कॉल आई है हमें, कौन साहब, कहाँ से? मोहम्मद ताहिर बात कर रहा हूँ कराची से। जी ताहिर साहब फरमाइए। भाई साहब ये बताइएगा, मुझे मंजूर साहब से पूछना था जी जी कि सर जैसे विराट कोहली अभी खेल रहा है जी जी अपनी टीम के लिए, ऐसा हमारे पास कोई फिनिश करने वाला होगा वर्ल्ड कप में मैचेस को? ठीक है। दूसरा, ये जो सरफराज के ऊपर जो प्रेशर है, जी इमाम जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, ठीक है। सरफराज के ऊपर जो प्रेशर है ये कैसे रिलीज करेंगे हम? ठीक है, गुड क्वेश्चन। जी मंजूर। मेरा ख्याल है मैं पहले भी वही बात करके हटा, इन्होंने अच्छा सवाल किया है। जब तक आप अपना प्रेशर रिलीज नहीं करेंगे, कैसे रिलीज करेगा? सर प्रैक्टिस है आपकी, आप अपना हौसले से रखें, अपने आप की जो आपकी प्रैक्टिस है उस पर लगे रहें, बैकअप ना करें, नेचुरल रहें आप। मैच हार जीत सब टीमें हारती हैं, ऑस्ट्रेलियन भी हारते हैं, इवन बांग्लादेश से भी हार सकते हैं, लेकिन आप अपना स्टांस मतलब हार का डर नहीं होना चाहिए। हार का डर नहीं होना, हार का डर होगा तो आप बैकफुट पे चले गए। ठीक है, तो कुछ भी फैसला हो सकता है। दूसरा ये जो पूछ रहे हैं कि कोहली जैसा कोई फिनिशर है हमारे पास वर्ल्ड कप? बिल्कुल हो सकता है जी, क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। किसको आप समझते हैं, कौन सा लड़के आपका? मतलब अभी तो हमारे पास सीनियर प्लेयर भी खेल रहे हैं, मलिक साहब हैं, हफीज है, और भी ये मतलब लड़के हैं। आई थिंक मैं बाबर में वो बाबर quality है, बाबर ही बड़ा कि वो अच्छा बन सकता है। अभी से उसको बहुत से लोग मैच करना शुरू कर देते हैं, कंपेयर करना अर्ली है, बहुत अर्ली है, लेकिन बाबर आजम का जिस तरह 700-800 हो गए वनडे में, कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, 10-50 हैं तो 800 भी हैं उसके वनडे में, कन्वर्जन रेट बहुत अच्छा है, अटैकिंग प्लेयर है, अपने शॉट्स खेलता है। लेकिन शायद मुझे ये बताएं, मैं जो मंजूर बात कर रहे थे कि फियर ऑफ लूजिंग वाला जो सिलसिला है, थोड़ा सा अगर हम इसको इस तरह से भी देखें कि अगर सरफराज की हम बात करते हैं तो ये भी एक फैक्ट है कि मतलब मैं नहीं समझता कि मिसबाह पे भी इतना ही क्रिटिसिज्म होता था, सब कुछ होता था, सरफराज भी उतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। फ़र्क सिर्फ ये है कि मिसबाह क्योंकि मतलब ज़्यादा मैच्योर था, मतलब थोड़ा सा प्रॉपर उसके मतलब वो था, एजुकेशन वगैरह थी, तो उसने हैंडल कर लेता था।
इज इट फेयर टू पुट सो मच प्रेशर ऑन सरफराज के हर चीज़ हर वक्त उसके ऊपर स्क्रूटिनी जो लगी रहती है, किसने ये बहुत क्यों किया, ज़्यादा इसने वो हाँ क्यों किया? ज़्यादा इसीलिए हो गई कि तीनों फॉर्मेट का कैप्टन है, एक फॉर्मेट का नहीं है, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन। T20 में आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान कर रहा है, वो भी आउटस्टैंडिंग कर रहा है। शायद छोटी क्रिकेट होती है इसलिए जल्दी जल्दी डिसीजन लेकर, और पाकिस्तान उसमें कामयाब हो रहा है। लगातार मैचेस भी जीत रहा है, 9 लगातार मैचेस पाकिस्तान जीत गया, पिछले साल 19 में से 17 मैच जीत गया। तो वो थोड़ा सा फॉर्मेट, लेकिन जब तीन फॉर्मेट का कैप्टन होगा तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर होता है। जिस तरह सरफराज पे उसका डबल प्रेशर विराट कोहली पे है, इसलिए उनकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है, उनके क्रिकेट का इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो प्रेशर तो होता है। जब लेकिन आप फर्क यही आता है शायद कि विराट कोहली में भी हम देखते हैं हैंडलिंग में भी द फैक्ट कि विराट कोहली खुद क्योंकि इतना बड़ा प्लेयर है और उसने गलतियां कितनी की, साउथ अफ्रीका में सिलेक्शन गलतियां, इंग्लैंड में सिलेक्शन गलतियां। लेकिन आपको नहीं लगता शायद कि क्योंकि वो खुद इतना परफॉर्म करता है, मे बी द फैक्ट दैट ही इज नॉट अफ्रेड ऑफ लूजिंग, उसको कोई फिक्र नहीं होती कि मीडिया क्या बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है। उसने एक साउथ अफ्रीका में एक जर्नलिस्ट से लड़ाई कर ली, टाइम्स ऑफ इंडिया के, उसके बाद उसका जो है वो बड़ा मशहूर उनका एक दो जर्नलिस्ट हैं, उनसे उसकी लड़ाई हो गई और वो उसने बिल्कुल भी लिफ्ट नहीं कराई। सारे लोग उसको कहते रहे कि ये एक माफिया बनाया है। कोटा से कॉलर है हमारे साथ, जरा उनसे बात कर लेते हैं। जी कौन साहब? वासलाम जी। कैसे हैं? बस अल्लाह करम। सर मैं आपसे सवाल करना है कि ये फवाद आलम और वहाब यार, क्या ये साउथ अफ्रीका अगेंस्ट टेस्ट स्क्वाड में नहीं होने चाहिए ये दोनों? और दूसरी बात ये है कि नदीम उमर साहब जो है ना, ये कोयटा ग्लेडिएटर के जो मालिक है फ्रेंचाइज के, ये कोयटा पिछले सीजन में आए थे, कोई मेरे ख्याल से पूरे दिन में 2 घंटे के लिए आए थे आईयूसी स्टेडियम, और इसमें मेरे ख्याल से कोई 10 लड़कों का ट्रायल लिया था। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने कोई गुलिस्तान की तरफ, हमारे कोयटा शहर की तरफ हमें इन्होंने कोई तवज्जो ज्यादा नहीं दी, जिस तरह ये लाहौर कलंदर वाले कर रहे हैं। तो नहीं, आपके प्लेटफॉर्म से मैं उन्हीं से गुजारिश करूंगा राणा ब्रदर्स को कि वो हमारे सूबे में आ जाए, हमारे जो है ना लड़के यहाँ पे जो स्पोर्ट्स के हवाले से लड़के यहाँ पे नहीं वैसे एक चीज मैं यहाँ पर ऐड कर दूं काकड़ साहब के ये जो ग्रेड 2 का टूर्नामेंट चल रहा है, उसमें जो कोयटा की टीम आई हुई है और प्लस डेरा मुराद जमाली की जो टीम आई हुई है, बिलीव मी मैंने जो देखा लड़के उसमें, तो मैं डेफिनेटली जब भी नदीम भाई से मुलाकात होगी अगली, मैं उनको डेफिनेटली ये बात करने वाला हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है कि बलूचिस्तान में टैलेंट नहीं है। बिल्कुल टैलेंट है, इट्स जस्ट दैट मे बी हम उतना उनको टाइम नहीं देते या उतनी अपॉर्चुनिटीज देते उन बच्चों को जितना देनी चाहिए। टैलेंट तो डेफिनेटली है, और ये चीज़ मैं बिल्कुल उनको बताऊँगा कि थोड़ा सा सीरियसली अगर उन लड़कों को देखा जाए तो आई डोंट थिंक कि वहाँ से कोई अच्छे 1-2 हमें प्लेयर्स नाम मिले। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर बातचीत हमारी जारी रहेगी शाहिद हाशमी और मंजूर इलाही के साथ। जी स्पोर्ट्स देख रहे हैं आप, और हमारे साथ मंजूर इलाही और शाहिद हाशमी है, और बातचीत चल रही है क्रिकेट के मामलात पे। सरफराज का जो इशू है उस पर काफ़ी डिटेल में बात हुई, लेकिन मंजूर अभी जो कॉलर थे काकर साहब कोयटा से, ये जो बात कर रहे थे बलूचिस्तान के निगलेक्ट होने की, और मतलब कोयटा ग्लैडिएटर्स का भी वो कह रहे थे कि उनके मतलब नदीम उमर साहब वहाँ गए थे लेकिन उसके बाद कुछ खातिर खा वहाँ पर पेशरफ नहीं। आप ग्रेड 2 में लाड़काना के कोच हैं, आपने बाकी भी रीजन के साथ काम किया है, क्या टैलेंट नहीं है बलूचिस्तान में या इंटीरियर एरियाज में? क्या जी, पूरे पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। हमने इसको इकट्ठा कैसे करना है वो हमने अपने सिस्टम बनाने हैं। ओके, हम भी टैलेंट के थ्रू ही आए थे। हमने लाहौर स्टे एंड कराची, मैं भी साहिवाल से ही आया हूँ। ओके ओके। तो वहाँ पे मेहनत की, लेकिन उन्होंने जब टैलेंट कैंप लगाया खान मोहम्मद साहब के अपने अंडर उनके, तो वहाँ से हम लोग निकले हैं। तो इसे हमें भी वो सिस्टम बनाना चाहिए। टैलेंट तो हर जगह भी है। ठीक। अब देखिए, पहले कराची क्रिकेट थी, टैलेंट था, लाहौर आया, लाहौर के बाद मुल्तान चला गया, जितने भी 12-13 प्लेयर्स हैं, उसका पेशावर, फैसलाबाद, पूरे मुल्क में टैलेंट है। लेकिन हमने उसको इकट्ठा कैसे करना, सिस्टम क्या बनाना है, पाइपलाइन किस तरह, पाइपलाइन में कैसे लाना किस तरह है, से लेकर सिस्टम से। आप जैसे मैं आपको कहूँ, जैसे अब हम ग्रेड 2 खेल रहे हैं, उसमें ऐसे बच्चे हैं, आप हैरान हो जाए। लेकिन उसमें मैं थोड़ी एडवाइस करूंगा या बात करूंगा कि उन बच्चों को आप एक टीम ऐसी बना दें कि जो बेस्ट परफॉर्मर हैं,
उनको चाम रहे ग्रेड 2 से, ठीक है। वो भी अब ट्रॉफी में डालें उस टीम को, ताकि उनको पता हो कि हमें यहाँ चांस मिल सकता है, वो और मेहनत करेंगे। तो जब इंसेंटिव नहीं देंगे तो वो तो वहीं बैठे रहेंगे। आइडिया बुरा नहीं है, बस अगर ग्रेड 2 के टॉप परफॉर्मर्स की एक टीम बना के डाली जाए एज ट्रॉफी ग्रेड 1 हम में, इतने वो अपने वो एक्सपीरियंस करते हैं, तजर्बा करते हैं, तो इसमें ये भी करके देखें, तो वो एरियाज के बच्चों को भी मतलब चांस मिलेगा और परफॉर्म करेंगे वो। नहीं, बहुत कीन लड़के हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ डेरा मुराद जमाली वगैरह, मतलब देखें इनमें इतना टेम्परामेंट नज़र आ रहा है कि दे कैन बिकम इनटू वेरी गुड प्लेयर्स अगर उनको सही गाइडेंस और एक्सपोजर मिले। वही भाई, मैंने 5 दिन काम किया है बच्चों के साथ, तो उनके प्रेसिडेंट ने कहा, बड़ी बात है कि प्रेसिडेंट कह रहा है जो बच्चा 100 करेगा मैं 25,000 रुपया आपको प्राइज दूंगा। तो मैंने ऐसे ही पूछा, मैं कहा सर वो प्राइज कहता है यार ये 50 से ऊपर आते ही नहीं है। तो अब उन्होंने 100 करने शुरू कर दिए, 5 आउट करने शुरू कर दिए। कितने 100 हुआ अभी लड़कानों की तरफ से? एक तो मैंने देखा था 100, वही 100 हुआ है, और हबीबुल्लाह अब ने 50 किया जा था। रहे हैं वो 80 70, और उनको वो चीज़ समझ आ गई है कि हमने बैटिंग कैसे करनी है, बॉलिंग कैसे करनी है। नहीं बिल्कुल, तो ग्रेड बहुत 2 बड़ी में बात है। टैलेंट बहुत है, और डेफिनेटली पीसीबी को कोई सिस्टम करना चाहिए कि जब ग्रेड 2 का टूर्नामेंट खत्म हो रीजन्स का, तो ऐसा नहीं कि इनको बस पर आप भूल जाएं लड़कों को कि अगले साल आगे बस ये 4 मैच खेले। जो अच्छे लड़के हैं उनके लिए कोई सिस्टम निकालना चाहिए पीसीबी को, कि पता चले कि ये टैलेंट हमारा वेस्ट नहीं जाए। शायद ये जब हम ग्रेड 2 की बात कर रहे हैं और ओवरऑल हम जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की हम बात करते हैं, वसीम खान पीसीबी के नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करने वाले हैं। वो आपको क्या लगता है कि मतलब लंदन में वो बेच रहे हैं, मतलब लेस्टर के साथ वो चीफ एग्जीक्यूटिव रहे, आपको लगता है उनके आने के बाद कुछ बेहतरी आने वाली है हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में, हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर में? यकीनन आएगी, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये होगी कि उनको किस तरह गाइड किया जाता है। उनको जो भी कुछ पीछे होता रहा है हमारा सिस्टम है, कौन लोग हैं जो उन्हें बताने जा रहे हैं। अगर सही उनको बताने जा रहे हैं तो फिर सही काम होगा। अगर वो जिन लोगों के ऊपर रिलाई कर रहे हैं वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, अच्छी तरह से उनको गाइड कर रहे हैं तो ठीक होगा। लेकिन अगर हिचर मिचर करके थोड़ा बहुत आप ये कह रहे हैं कि अभी जो लोग हैं वो सच्चे ईमानदार नहीं है? बहुत से लोग होते हैं ईमानदार, सच्चे होते हैं, लेकिन अगर हमारा आप ओवरऑल सिस्टम देखें तो वो सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। हमने कभी भी अपने सिस्टम से अच्छे क्रिकेटर जरूर निकाले, लेकिन वो टैलेंट होती है तो वो खुद ब खुद आते हैं। ग्रूम करना और फिर ग्रूम करने के बाद उस प्लेयर को इवॉल्व करना वो बड़ा जरूरी है। वो इंडिया में बहुत तेजी से हो रहा है कि उनके अंडर 19 के क्रिकेटर्स एकदम तेजी से टीमों में आ जाते हैं, भारत खेल जाते हैं। पृथ्वी शाह नहीं ऐसी बात नहीं है। देखो शायद इवन हमारा भी अंडर 19 सिस्टम बहुत अच्छा था। इफ यू गो बैक टू द पिछले 4-5 साल 90s में हम जाएं तो सारे अंडर 19 से मंजूर भी अंडर 19 खेला कि नहीं खेला? ऑस्ट्रेलिया गए, सलीम मलिक, रमीज राजा, सारे ही अंडर 19 से आए, इंजमाम वगैरह, बासित वगैरह सब अंडर। लेकिन हमने पिछले कुछ सालों से हमें थोड़ा सा एक थोड़ा सा प्रोसेस बनाना पड़ेगा, कोचेस का भी और प्लेयर्स का भी। अगर कोई एक प्लेयर एक कोच लेके जाता है अंडर 15 की टीम, मैं मिसाल दूंगा मसरूर की, उसने अंडर 15 की टीम को दुबई में भी जितवाया, ऑस्ट्रेलिया में भी जितवाया, उसी अंडर 15 टीम को 2 साल बाद अंडर 17 का वही कोच हो। मैं देख रहा था जो फाइनल हुआ था श्रीलंका में, जो यूथ वर्ल्ड कप हुआ था जिसमें सरफराज कप्तान था, जो पाकिस्तान जीता था, तो उसमें अनवर अली ने जिसमें बड़ी विकेटें ली थी, तो मैंने उसमें जब इंडिया की टीम देखी तो सारे ही रोहित शर्मा वगैरह सब थे उसके अंदर। टुडे दे ऑल बिग स्टार्स। और हमारा अनवर अली जो उसमें स्टार था, आज किधर है अनवर अली? बिल्कुल उसको साइडलाइन होकर रह गया वो। मतलब आई थिंक प्रोसेस नहीं है, वो इवॉल्व करने वाला प्रोसेस। जब हम लोग पाकिस्तान रैंकिंग के लिए गए थे, सलीम अहमद कैप्टन, उसमें मतलब अजीम हफीज, मोहसिन कमाल, बिल्कुल अतीक और मान, मैं एज ए ऑलराउंडर, स्पिनर अपने बैट्समैन थे सारे, आमिर मलिक, ये सब पाकिस्तान 14 लड़कों में से 8 बंदे पाकिस्तान खेल गए थे। स्पेशली हमें ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के लिए जरूरी करना। एक कॉलर है, जरा एक कॉलर ले लेते हैं, जरा पूछ लेते हैं कौन क्या और ऐड करना चाहते हैं हमारे कॉलर। जी कौन साहब, कहाँ से? बात कर रहा हूँ जी जी बोलिए। अभी कैप्टनसी के हवाले से कंट्रोवर्सी बढ़ी हुई है। मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी को आगे आना चाहिए और नए कप्तान को खबर आदम बना के आगे कर दे, ताकि ये जो लड़के हैं या खिलाड़ी हैं, ये कप्तान के हवाले से आप देख, ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि कप्तान ये होगा और वाइस कप्तान। ठीक है, वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड वैलिड पॉइंट है आपका, कि ये भी किया जा सकता है कि एक चीज़ क्लियर कर दिया जाए। और आई थिंक देयर वाज नथिंग रॉन्ग कि थोड़ा सा इसमें ये ज़रूर है कि क्योंकि हमारे वहाँ जाहिर सी बात है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत चलती है। आई थिंक कोई इसमें बुराई नहीं थी कि जिस वक्त ये सरफराज का केस हुआ तो पीसीबी अगर एक सिंपल सा एक 2 लाइन का स्टेटमेंट दे देता कि अभी सरफराज को हम वापस बुला रहे हैं, बट व्हेन हिज बैन इज ओवर ही विल बी अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट इंटरनेशनल असाइनमेंट एंड विल बी कैप्टनिंग पाकिस्तान, तो एक ही बात क्लियर हो जाती। लेकिन फिर
इतना सीधा पाकिस्तान में चीज़ें हो तो फिर क्या बात है, फिर तो फिर बिल्कुल होना मज़ा आ चाहिए गया था। ना, फिर तो मज़ा आ हालांकि गया। बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड जो डिसअपॉइंटमेंट शो किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, वो ये समझ रहे थे कि शायद ये माफ़ी तलाफ़ी से आईसीसी सज़ा नहीं देगा, मिनिमम पॉसिबल पनिशमेंट उन्होंने दी है, जिस पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डिसअपॉइंटमेंट शो किया। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं 2 लाइनें ये भी लिखनी दो लाइनें बिल्कुल मंजूर, टाइम हमारा बिल्कुल शॉर्ट। ये मुझे बताएं कि आपके दो मतलब भाई भी खेले, सलीम इलाही और क्या समझते हैं ज़हूर खेले, और मतलब एक ऑनर है कि एक ही ख़ानदान के 3 भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं तीनों भाइयों में आपको सबसे टैलेंटेड था कौन वैसे? सलीम इलाही। सलीम ना, हाँ सलीम वाज अ वेरी 2003 के वर्ल्ड कप का टॉप उसका डेब्यू मैंने कवर किया था ऑस्ट्रेलिया में, टेस्ट मेहनत डेब्यू भी उसका, बहुत थी, सॉरी बहुत न्यूजीलैंड में। हाँ न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड लेकिन में वो score किया स्टार्टेड था। फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट श्रीलंका, ही गॉट अ सेंचुरी वनडे वनडे में वनडे में, sorry, देन ही वेंट टू न्यूजीलैंड फॉर द टेस्ट हाँ, डेब्यू। तो वो उसका वनडे में डेब्यू था, तो बड़ा लेकिन अच्छा ज़हूर भी बड़ा अच्छा हार्ड ज़हूर भी लेकिन डैशिंग मैं अभी प्लेयर था वही बात ऑस्ट्रेलिया में। करूंगा ज़हूर भाई की, कि जैसे मैंने आपसे बात की, जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वही अप्लाई करें, ओके तो आप एक जगह पे चले जाएंगे। ठीक अगर है। आप चेंज करेंगे तो टाइम नहीं होता वो, जो नेचुरल आपका है Natural उसी है, को उसी रखें में आप। आप लगे हैं तो आप डेफिनेट कामयाब हो जाएंगे। आई थिंक इसके लिए ये भी जरूरी ना मंजूर, जिससे आप कह रहे हैं कि लीडरशिप बहुत मैटर करती है, कि लीडर आपको कैसा मिल रहा है, लीडर आपको डेवलप करता है कि नहीं। उसी सवाल के जवाब दोबारा मैं देता हूँ आपको। हाँ। इमरान खान और बाकी कैप्टन बहुत फर्क बहुत है। फर्क है। उनको सिर्फ पाकिस्तान की फिक्र होती थी, यहाँ उनको प्लेयरों की फिक्र होती है, कप्तान को, कि किसको खिलाना है किसको निकालना है, तो वो फिर खराबी आती है। अच्छा, उस जमाने में स्टंप माइक नहीं होता था, इमरान खान ग्राउंड में कितना चिल्लाते थे प्लेयर? नहीं सर, मैं थोड़ा सा लोगों को भी क्लियर करूं और अपने ऑडियंस को भी क्लियर करूं, जितना कि शर्मीले वो थे सोच भी नहीं सकते। ग्राउंड में कुछ शर्मीले प्लेयर मैं हैरान मैं जब मैं खुद टीम में एंटर हुआ हूँ, हाँ। तो मैं सोच रहा था कि यार ये जो गालियां हम सुनते थे टीवी पे, ये वो कुछ भी नहीं, वो 2 चीज वर्ड जैसे गुस्से में होता ना यार, तो मीडिया उसको दिखाता है, लोग सब में गालियां दे रहे हैं, और यकीनन हमें ऐसी कोई चीज नहीं देखी। और मैंने सवाल भी किए अच्छा, इमरान खान, मैं कहा सर हम वो देखते थे, आप कहता है यार तुझे गाली दे रहा हूँ मैं, मैं नहीं सर तो खुद समझ लो। और फिर एक अपना एक गाना भी कभी गुनगुनाते थे, क्या क्या? वो राजू राजू कह के चुप कर जाते थे। मैं ये क्या बात कर रहे हैं? तो एक दिन बस में बैठे, इंग्लैंड टूर पे थे, अच्छे मूड में थे, मैं कहा सर वो आप एक गाना गुनगुनाते कहते यार ऐसी बस राजू राजू करके चुप। अच्छा एनीवे थैंक यू बहुत बहुत शाहिद हाशमी आपका और मंजूर इलाही फॉर ज्वाइनिंग अस। टाइम बड़े जल्दी हमारा आज गुजर गया, कोई इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी। कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं, और कल हमारे जो गेस्ट हैं सरप्राइज गेस्ट है, और आई एम श्योर कि उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और जब कल आप उनको देखेंगे और जब हम उनसे बात करेंगे तो आई एम श्योर कि आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा कल जी स्पोर्ट्स में। तो जॉइन अस फॉर जी स्पोर्ट्स टुमारो।